हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। पेन कहाँ है इसका? ये रहा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम दीक्षांत। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी सीधा लक्ष्मीकांत से लाइन बाय लाइन, और दिस चैप्टर इज जीएसटी काउंसिल विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अभी हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं, यूपीएससी पढ़ चुके हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद शायद इससे पहले जो है डेट इज़ फाइनेंस कमीशन। तो अभी दिस इज़ जीएसटी काउंसिल, 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत से ये ऐड हुआ है। इट इज़ नॉट इन द 5th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। तो अभी जो ये है दिस पीडीएफ इज़ फ्रॉम द 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। तो लेट्स बिगिन। किस तरह से इसको एस्टेब्लिश किया गया? 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने इंट्रोड्यूस किया नया टैक्स रिजीम, जीएसटी टैक्स चालू किया। ठीक है, तो द स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टैक्स रिक्वायर्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सही बात है, इस स्टेट के अंदर मतलब इस जीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट का दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने को। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि सेंटर और स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन रहे, एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो देखिए कौन सा अमेंडमेंट था ये वाला अमेंडमेंट? इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इज 101st अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट। उसके बाद ये कह रहा है कि द अमेंडमेंट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल विच इज आर्टिकल 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल पहले वाले भी याद होंगे। आर्टिकल 324 इज फॉर द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल शायद 315 या 313 से लेके 323 इज़ अपना यूपीएससी, 280 इज़ फाइनेंस कमीशन, एंड आर्टिकल 279A जस्ट बिफोर द फाइनेंस कमीशन अपने पास क्या है? ये जीएसटी काउंसिल, जीएसटी। और ये आर्टिकल क्या कहता है? दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। अपन ने अब तक देखा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बंदों को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन के अंदर भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है तो अपन ने ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट ही चीज़ों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल को कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट। तो इसलिए प्रेसिडेंट ने 2016 में एक ऑर्डर पास किया और जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर दी। स्थापना मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जो सेक्रेटरीट है जीएसटी काउंसिल का वो नई दिल्ली के अंदर है। रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इस टाइप की स्टेटमेंट पूछ लेता है, आप लोगों को पता ही है कि यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी है इस काउंसिल का। ठीक है, विजन की बात कर लेते हैं। देखो ये विजन और मिशन जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इसको आप मेंस के पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन जो है जिसके बारे में मैं बात करूँगा कि काउंसिल जो है हैज़ टू डिटरमाइन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस। बस, इसके अलावा देख लो आप इसको। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है क्या नहीं है, ये भी पूरा का पूरा एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो विजन के अंदर दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। जीएसटी काउंसिल इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? पहली ऐसी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स अपने पास। ठीक है, इसलिए इट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल। फेडरल का मतलब सेंटर स्टेट दोनों का कोऑपरेशन हो रहा है। सेंटर और स्टेट की बॉडी है ये। वेस्टेड विद द पावर टू टेक ऑल मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू जीएसटी। इसका मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? एक ऐसा जीएसटी स्ट्रक्चर लाया जाए विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड यूज़र फ्रेंडली। बस कुछ नहीं, मैं कह रहा ना इसके अंदर कुछ काम का था नहीं मिशन के अंदर। ये आप मेंस के अंदर लिख सकते हैं कुछ इसका। अब कंपोजिशन का देख लेते हैं। देखो
काउंसिल इज़ ए जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सभी को पता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर प्लस स्टेट के मेंबर्स होते हैं। तो सेंटर का क्या आ गया, सेंटर का इसके पास आता है सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, देखो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इसका चेयरपर्सन है। अगर एग्जाम में आ जाए प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी, नहीं, कैंसिल, काम खत्म। किसी भी बॉडी में अगर प्राइम मिनिस्टर आ गया ना, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ दैट बॉडी। लेकिन इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है नहीं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, ये आप लोगों को पता होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ होता है एक चीज़, किस किस टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। जब कैबिनेट पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे उस चीज़ को। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज़ इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या रेवेन्यू, वो इसका मेंबर है। अब मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन, ये दोनों अपने क्या हो गए ऊपर वाले, दीज आर द सेंट्रल के बंदे, ठीक है। ये स्टेट के बंदे आ गए। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन या फिर कोई और मिनिस्टर विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखो एक चेयरपर्सन हो गया अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब कह रहा है कि वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए अपने को इस बॉडी का। तो वाइस चेयरपर्सन के लिए क्या करेंगे अपन लोग कि जो सारे के सारे स्टेट्स हैं, मेंबर्स ऑफ काउंसिल फ्रॉम द स्टेट हैव टू चूज़। ये मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही है, ये जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो स्टेट के मेंबर हैं वो सारे के सारे आपस में मिलकर एक बंदा चुनेंगे खुद में से, हु विल एक्ट एज ए वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और ये लोग उसका टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दिन के लिए वो उसका वाइस चेयरपर्सन रहेगा। अब ये देखो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का जो चेयरपर्सन है वो एक परमानेंट इनवाइटी रहेगा जीएसटी काउंसिल का। कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का चेयरमैन इज द परमानेंट इनवाइटी ऑफ द जीएसटी काउंसिल। लेकिन ही वॉन्ट बी एबल टू वोट, वो उसका वोटिंग का अधिकार नहीं है। अब जीएसटी काउंसिल कैसे काम करेगा? जीएसटी काउंसिल काम करने का इसके अंदर दे रखा है कि जीएसटी काउंसिल के जितने मेंबर हैं उसमें से 1.5 मस्ट बी प्रेजेंट फॉर जीएसटी काउंसिल टू वर्क। ये देखिए, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज अ कोरम फॉर द कंडक्टिंग ए मीटिंग। अगर कोई मीटिंग करनी हो, व्हाट इज कोरम? कोरम क्या चीज़ है? कोरम का मतलब है कि कम से कम इतने बंदे चाहिए ही हमको, कम से कम इतने बंदे चाहिए कि इसकी मीटिंग को किया जा सके, ठीक है। तो कम से कम ये कह रहा है कि 1.5 ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए तभी किसी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेटेड वोट्स का मतलब क्या है? वेटेड वोट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उन हर मेंबर की जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग है, समझे। आगे देखेंगे जो इसने कह रखा है कि जैसे सेंटर है, सेंटर की वोट की वैल्यू इज़ 1/3, स्टेट्स की वोट की वैल्यू इज़ 2/3, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि और कितनी मेजोरिटी चाहिए अपने को? 3/4 मेजोरिटी चाहिए। पहली बात तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, रुको ये यहाँ पे, डिसीजन इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेट है वोट का, दैट इज़ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग, और स्टेट गवर्नमेंट का जो है 2/3 बस। एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल बिकम इनवैलिड, अगर एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड, अगर कोई यूँ कह दे देखो भाई जो ये काउंसिल है इसके अंदर वैकेंसी थी, काउंसिल के अंदर कोई डिफेक्ट था, पहला पॉइंट है ये, तो इस बेसिस के ऊपर जो काउंसिल ने काम किया है वो इनवैलिड नहीं होएगा। सेकंड क्या है? डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल, ये भी कोई कारण नहीं जिसकी वजह से काउंसिल का कोई एक्ट है, प्रोसीडिंग है, उसको इनवैलिडेट किया जा सके। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, बस इन 3 सर्कमस्टेंसेस में आप काउंसिल के जो काम है उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते।
फंक्शंस ऑफ द काउंसिल. काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड स्टेट ऑन फॉलोइंग मैटर्स. अब देखो रिकमेंडेशंस दे रही है ये, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो क्या क्या रिकमेंडेशंस दे रही है? टैक्स, सेस, सरचार्ज levied by the center, state and the local bodies that would be get merged in the GST. ये कह रहा है कि कौन कौन से जो टैक्सेस हैं, कौन कौन से सेस हैं, कौन कौन से सरचार्ज हैं, विच आर levied by the center, levied by the state and levied by the local bodies, जिनको हम GST के एम्बिट के अंदर कवर करेंगे, उस चीज़ के बाद रिकमेंडेशन दे रही है. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू GST. अब ये यूँ कह रहा है कि कौन कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज जिनको GST के अंडर कवर करना है या फिर GST के अंडर कवर नहीं करना, उस चीज़ की रिकमेंडेशन देगा. फर्स्ट पॉइंट इज़ ये वाला, सेकंड पॉइंट इज़ ये वाला, थर्ड पॉइंट क्या है? ये GST मॉडल GST लॉज बनाएगा कि इन मॉडल GST लॉज के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट काम करे. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ लेवाई, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर टैक्स को लेवाई किया जाए? अपोर्शनमेंट ऑफ GST लेवाइड ऑन सप्लाईज इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है, तो इंटरस्टेट ट्रेड हो गया या इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, तो इस केस में स्टेट्स के बीच में किस तरह GST को डिवाइड करना है, ये कह रहे हैं ना अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट मतलब शेयरिंग ऑफ GST बिटवीन द स्टेट्स. एक तो ऐसा हो रहा है कि मान लो भाई ये स्टेट है, इसी के अंदर चीज़ कंज्यूम होगी, इसी के अंदर बन गई, तो टैक्स का फ़ायदा ये स्टेट उठाएगा. ठीक है. अब दो स्टेट है, एक चीज़ बन इसके अंदर रही है, कंज्यूम इसके अंदर हो रही है, तो कुछ जो टैक्स है वो ये वाला स्टेट ले रहा है, कुछ टैक्स ये वाला स्टेट ले रहा है. तो वही कह रहा है कि किन प्रिंसिपल्स के ऊपर GST इन स्टेट्स के बीच में डिवाइड होएगा. ठीक है. प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई. दिस इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई ना, इस स्टेट से यहाँ जा रहा है प्रोडक्ट, तो ये कह रहा है किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो प्लेस ऑफ सप्लाई उसको गवर्न करना है. ठीक है. उसके बाद आता है ये अपना फोर्थ पॉइंट. देखो, थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच GST में बी एग्जेम्प्टेड. इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई बिजनेस है, वो कमा रहा है, दैट इज़ अर्निंग हाउ मच? 20 lakhs. एक सेकेंड. दैट इज़ अर्निंग 20 lakh. यस, 20 लाख कमा रहा है, तो इसको GST से एग्जेम्प्ट कर देंगे. मान लो ये इसका खुद का मतलब है, मतलब ये इसका टर्नओवर 20 लाख है, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो इसको GST से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा है पैसा. ठीक है. बस ये कहना चाह रहा था. इसका स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है. रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ GST, मतलब कितना कम से कम GST होना चाहिए, GST का बैंड इससे लेके इस बैंड के बीच में GST अप्लाई किया जाए. तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन नॉट फंक्शन. एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स, कौन कौन स्टेट्स को लेकर स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है? इसके अंदर 7 सिस्टर्स आती हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम प्लस JNK और अपना UK और हिमाचल प्रदेश. सिंपल तरीका इसको याद करने का कि 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और ये अपने पहाड़ी वाली जगह हैं. इन चीज़ों के अंदर अपन स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. ठीक है. एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू GST एज काउंसिल में डिसाइड. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द GST काउंसिल. अदर फंक्शंस की बात हो रही है. इन एडिशन टू द अबव GST काउंसिल के ये फंक्शंस भी हैं कि GST काउंसिल बताएगा कि किस डेट के बाद GST लेवाई किया जाए ऑन द पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर अभी GST नहीं लग रहा है, सभी को पता है. सेंट्रल आजकल कहाँ लग रहा है? पेट्रोल के ऊपर लग रहा है, GST नहीं लग रहा. व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशंस ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, द काउंसिल, अगर काउंसिल ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं इसके ऊपर आ गया है डिस्प्यूट, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोर्ट में जाने वाला. काउंसिल खुद एक मैकेनिज्म बनाएगा जिस मैकेनिज्म के बेसिस पे इन डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जाएगा. काउंसिल शैल एस्टेब्लिश मैकेनिज्म जो कि एडजुडिकेट करेगा इन डिस्प्यूट्स को. डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में हो सकते हैं? GST काउंसिल के टाइम पे किस किस के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं भाई साहब? इसके अंदर 2 स्टेक होल्डर हैं, एक सेंटर और एक स्टेट्स. तो इसके अंदर डिस्प्यूट किस में हो सकते हैं? सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में. ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर एक तरफ है, कुछ स्टेट एक तरफ है और कुछ स्टेट दूसरी तरफ है. तो ये 3 सिनेरियोज दे रखे हैं.
इस केस के अंदर अपने पास डिस्प्यूट हो सकता है। द काउंसिल हैज़ टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये मतलब जा चुका, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज थिंग, काउंसिल क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि स्टेट्स को कंपनसेट किया जाए। ये कब की बातें हैं, जब 2017 के अंदर लॉ बनाया गया, 17 के अंदर लॉ बनाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये आपका जो लास्ट में रेफरेंसेस दिए हैं ना चैप्टर के लास्ट में, उसके अंदर ये यहाँ पे 5th पॉइंट दिया हुआ है। तो उसके अंदर दे रखा है कि भाई साहब ये वाला लॉ बनाया गया। इस लॉ के तहत क्या हुआ कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की वजह से स्टेट्स का जो टैक्स का घाटा हो गया, स्टेट्स को जो घाटा हुआ है, स्टेट्स को जो लॉस हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए 5 साल के लिए, फॉर 5 years, सेंटर विल गिव कंपनसेशन टू द स्टेट्स। और इस कंपनसेशन को देने के लिए पार्लियामेंट ने बनाया लॉ, और उस लॉ का नाम हुआ जीएसटी, कंपनसेशन टू स्टेट्स लॉ 2017। अब ये देखो इसमें क्या लिख रखा है, जीएसटी हैज़ टू रिकमेंड कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन पार्लियामेंट डिटरमाइन द कंपनसेशन, और इस हिसाब से 2017 के अंदर लॉ आया। चलो ठीक है गाइस, ये अपना जीएसटी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर इज़ नेशनल, शायद कौन सा है मैं देख के बताता हूँ, एक सेकंड, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, ठीक है, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। अपना चैनल है माई क्लासेस, आई एम दीक्षांत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर।